हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेड एस क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मैं ईश्वर से ही कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़िंदगी का आनंद लेते रहें। तो इस क्रम में हम देखते हैं दोस्तों, क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 5 और इस चैप्टर 5 के अंतर्गत देखते हैं कि इसका जो शीर्षक दिया है कि जब जनता बगावत करती है। जब जनता बगावत करती है तो क्या असर पड़ते हैं। बड़े बड़े के छक्के छुड़ा देती है, सरकार गिरा देती है, जिंदों को मुर्दा बना देती है। तो कुछ बात ऐसी ही है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 1857 और उसके बाद नीतियों और लोग। 1857 की क्रांति से लेकर के उसके बाद नीति क्या आती है और लोगों का कैसे व्यवहार होता है। राजा ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के लोगों के साथ कैसे बर्ताव करती है, इन सारी चीज़ों पर हम देखेंगे। साथ ही साथ इसमें देखते हैं कि लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर राजा रानी बादशाह, छोटे छोटे जो सूबे के मालिक थे, उनके साथ जो है किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है, उनके ऊपर किस प्रकार के असरार पड़ते हैं, किस प्रकार के असर पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इस नीति से राजा रानी, किसान, जमींदार, आदिवासी, सिपाही सब तरह तरह से असर पड़े, सब पर विभिन्न प्रकार से असर पड़े। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, ये सब प्रकार से इनके ऊपर क्या होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। जो नीतियाँ और कार्रवाई थी ना, जनता के हित में नहीं थी, उसको झेलने पड़ रहे थे। अब यहाँ देखते हैं कि जो कार्य जनता के हित में नहीं थे और नहीं होते जा रहे थे, उसको लेकर के जनता की, राजा रानी, किसान, जमींदार, आदिवासी, इन सारी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती। उनका लोग किस तरह तरह से विरोध करते। जैसे घर में यदि बेटी जो है जिद कर रही है छोटे कपड़े पहनने के लिए और मम्मी जो उसे बार बार मना करती है, तो उस बेटी के ऊपर जो होती है किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, किस प्रकार से वो विरोध करती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो है लोग, जनता पूरी उग्र हो चुकी है और ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर रही है। बात आती है यहाँ पे नवाबों की छीनती सत्ता। यहाँ पे ये देखी जा रही है कि जो नवाब हैं उनकी सत्ता जो है उनकी हाथों से अंग्रेजों द्वारा छीनी जा रही है। तो जब छीन ली जाएगी तो उनकी पावर को ख़त्म कर दिया जाएगा, उनकी जो वर्चस्व है समाप्त हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? क्या जनता उनको सम्मान देगी? क्या जनता उनके साथ देगी? तो देखते हैं कि बात चल रही है 18वीं सदी के मध्य में राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। राजा और नवाब जितने भी थे उनकी ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपने हाथों में ले रही थी और सिर्फ इनको कठपुतली बनाना चाहती थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म हो जा रहे थे। जो पावर थी, जो पब्लिसिटी थी, जो उनका सम्मान था, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, क्योंकि जब हमारे लीडर की ही सत्ता, सम्मान, पावर खत्म हो जाएगी तो हम एक छोटे से सूबे के मालिक, स्थानीय शासक, हम इनकी भी पावर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि अपनी पावर जो है या अपने बड़े तक पहुंचा नहीं सकते, और जब बड़े तक पहुंचा नहीं सकते तो ये अपने स्थानीय शासन में कुछ नया कर नहीं सकते, जिससे लोग, इनकी जनता जो है इनकी पावर को क्या कर देगी, कम कर देगी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। जो भी राजा नवाब थे, उनकी सेनाएं जो भी थी, उनके बीच टूट फूट डाल दिया गया, उनको भंग कर दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया कि इनके पास आज राजाओं और नवाबों के पास किसी प्रकार की सेना नहीं रहेगी।
उनके राजस्व वसूली अधिकार वही लाके एक एक करके छीने जा रहे थे। देखिए रेवेन्यू जो था जिससे सैनिक रखे जाते थे, जैसे राज दरबार का चलता था, जैसे जनता की सेवा की जाती थी, और राजस्व भी क्या किया गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में लिए गए। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे स्थानीय शासक, जो भी स्थानीय शासक हैं, अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। स्थानीय शासकों को लगा कि अब तो हम सम्मान से भी गए, हमारी पावर भी गई, हमारा वर्चस्व भी गया, तो क्यों ना हम कंपनी से बात कर लें, कुछ वार्तालाप कर लें और चल करके अपनी रक्षा की उनसे डिमांड कर लें कि हमारी रक्षा की जाए और आप जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। रानी लक्ष्मीबाई का यह कहना था कि मेरा तो कोई बेटा नहीं है, लेकिन जिस बेटे को मैंने गोद लिया है वह बेटा मेरी पति की मृत्यु हो जाने के बाद वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन दूसरी बात आती है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया। जो नाना साहब थे उनके लिए भी पेशवा बाजीराव जा करके क्या करते हैं, कंपनी से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं कि पिता की जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने निवेदन को ठुकरा दिया। कंपनी ने कहा कि नहीं। अब देखिए जो पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई हैं, इन सब की बातों को क्या किया जा रहा है, ठुकरा दिया जा रहा है। इनकी सब की बातों को ध्यान नहीं किया जा रहा है, इग्नोर कर दिया जा रहा है, अवॉइड कर दिया जा रहा है। तो अब बताइए इनकी वर्चस्व रहते हुए इनके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेंगे कि मैंने इतना किया, आपने मेरे ही देश के अंतर्गत मेरी ही बात नहीं मानी जा रही। इस प्रकार से जो होती है इनके अंदर विरोध की भावना जागृत होती है। जो अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतें में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज ने उसे कब्जे में ले लिया। बात करते हैं हम यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल डलहौजी। ये जो गवर्नर जनरल डलहौजी है वह ऐलान करता है कि रियासत की जो शासक चल रही है वो ठीक से नहीं चल रही, इसलिए मजबूरन इन सभी स्थानीय जो शासक है, नवाब हैं, राजा हैं, उनकी सत्ता अपने हाथों में मजबूरन हमें लेनी पड़ रही है, ठीक ना। जिससे हम क्या करेंगे, दुरुस्त करेंगे, सही करेंगे और फिर हमसे क्या करेंगे, यदि सही हो जाता है तो फिर उनको हम लौटा देंगे। लेकिन ऐसा जो होती है कंपनी नहीं चाहती है। कंपनी हमको क्या करना चाहती है, तोड़ना चाहती है। कंपनी के मुगलों के शासक को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। मुगल को भी अब कंपनी हाथ डाल रही है और इनको भी क्या करेगी, खत्म करेगी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। देखिए जिस मुगल बादशाह का सिक्का, जिस मुगलों का सिक्का जो है पूरे भारत देश में चल रहा है, और उस सिक्के से वर्चस्व एक देश के अंतर्गत, एक राष्ट्र के अंतर्गत, यदि किसी व्यक्ति का नोटों पर उसका फोटो चल रहा है और उसको अचानक से हटवा दिया जाए तो इससे बड़ी बात उसको तोड़ने के लिए कोई और चीज़ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि मुगल बादशाह का नाम हटवा दिया जो सिक्के पर चल रहा था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसके दिल्ली में कहीं और बसाया जाए। बहादुर शाह जफर निडर साहसी शासक, उसी समय गवर्नर जनरल डलहौजी ऐलान करता है कि यदि बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है तो उनको किसी प्रकार का जो है उन्हें राजस्व पैसों पर पलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको और उनके पूरे परिवार को लाल किले से निकाल करके दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल
कैनिन। अब आता है 1856 में गवर्नर जनरल कैनिन आता है और कैनिन यह बात फैसला लेता है, निर्णय लेता है कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह हैं। और जब आखिरी मुगल बादशाह है तो उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी, नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब वो अपने आप को, उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वह अपने आप को बादशाह घोषित नहीं करेगी, बल्कि घोषित करेगी तो क्या कहा जाएगा, राजकुमारी कहा जाएगा। तो इस प्रकार से बहादुर शाह जफर के अंतर्गत एक विरोध की भावना जागृत हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई और जो है आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय के अंतर्गत जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या होगी, विरोध की भावना उठेगी। यहाँ बात कर रहे हैं किसान और सिपाही। अब किसान और सिपाहियों में किस प्रकार से भावना आहत होगी इनकी, किस प्रकार से ये लड़ाई के लिए उठेंगे। तो गांव के किसान, जो गांव के किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। अभी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बहुत सख्ती से किसानों से क्या ले रही थी, टैक्स लगान वसूली कर रही थी। इनके तौर तरीके से ये क्या हो गए थे, ग्रामीण क्षेत्र परेशान हो गए थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा लौटा नहीं पाते थे क्योंकि वो अच्छी तरीके से अन्न की पैदावार नहीं होती थी। यदि होती भी थी तो मार्केट में उसको सही दाम नहीं मिलता था, जिससे वह किसान जो था अपनी मजदूरी सही से नहीं ले पाता था, तो वह महाजनों को पैसा कैसे लौटाता। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी ज़मीन हाथों से निकलती जा रही थी। तो जो किसानों के पास ज़मीन थी, यदि वह कर लगान नहीं वसूल देते थे तो महाजन उसकी ज़मीन को क्या करते थे, ले लेते थे, हथियार लेते थे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों को असंतोष की भावना जागृत होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि जितने कुछ सिपाही ऐसे भी थे जो किसान परिवार से आते थे और वही सिपाही अंग्रेजों की सेवा दे रहे थे। लेकिन उन सिपाहियों को लगा कि ये तो हमारी ही ज़मीन, हमारे ही माँ बाप को, हमारे ही किसान भाई को, हमारे ही किसान बापों को प्रताड़ित करके ज़मीन को कब्जे में लिया जा रहा है और हम इनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से इन सिपाहियों के अंतर्गत असंतोष की भावना जागृत होती है। वे अपने वेतन भत्तों और से शर्तों के कारण परेशान थे। कई नियम अपनी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उसके बाद है कि आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग जो थे समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे क्योंकि समुद्रों में लूट लिया जाता था, मार दिया जाता था। तो उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा में उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। 1824 सिपाहियों की कंपनी की ओर लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश है। उनको बर्मा, वर्तमान में म्यांमार जो है, ठीक ना, जो भारत से पूर्वी क्षेत्र में, तो भारत के पूर्व में जो म्यांमार, जो पुराना बर्मा नाम था, वहाँ अंग्रेज जो है इन सिपाहियों को समुद्र पार करके भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिपाहियों के अंतर्गत एक डर था कि यदि हम समुद्र के रास्ते जाते हैं तो हमारी क्या होगी, हमारे धर्म जो होंगे वह क्या होंगे और जाति जो होंगी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए वह समुद्री मार्ग से नहीं जाना चाहते हैं। तो उन्होंने हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि अंग्रेज जब कहते हैं कि आपको जाना होगा तो ये हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं और यह बात अंग्रेजों को क्या लगती है, बुरी लग जाती है। उन्हें यदि कंपनी ज़मीन के रास्ते जाने के लिए कहती तो सिपाही को कोई ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी जाती है और क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा और इस कानून में साफ कहा गया कि यदि कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा कर रहा है तो उसको समुद्री मार्ग से क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा नौकरी करने के लिए। और सिपाही भी जो थे गांव के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे परिवार को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में फैल गया। अब बता रहे हैं सुधारों की प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। भारत के अंदर बहुत सी कुरीतियाँ भी थी,
तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमें इसे क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। अब देखते हैं कि सबसे बड़ी सुधार जो थी, सुधार करने की जो आवश्यकता थी, वह सुधार किसमें करने की आवश्यकता थी, तो हमारा आता है सती प्रथा और विधवा विवाह। अब जानते हैं कि सती प्रथा और विधवा विवाह जो था कितना खतरनाक था। एक समाज के अंतर्गत जो था, यदि बात करें तो धब्बे का था कि एक इंसान, एक महिला, यदि उसका पति मर जाता है तो उसके साथ चिता पर जलना पड़ता था। दूसरी विधवा विवाह, यदि उसका पति मर जाए तो उसको विधवा विवाह का, उस महिला को विवाह पुनः विवाह करने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर जो है अंग्रेज का कंपनी क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि विधवा विवाह को बढ़ावा देती है, सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न करती है और इसके लिए क्या करती है, कानून बनाती है, कानून तैयार करेगा। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा में जमकर प्रोत्साहन दिया, क्योंकि अंग्रेजी को बढ़ावा देने का एक अधिकार था, क्योंकि अंग्रेज जो आते थे वहाँ से, भारत के लोग उनकी भाषाओं को समझ नहीं पाते थे। जब समझ नहीं पाते थे तो वह चाहते थे कहीं ना कहीं इनको क्या करनी है, अंग्रेजी की शिक्षा देनी जरूरी है। जब अंग्रेजी की शिक्षा दे देंगे, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दे देंगे, तो इनसे वार्तालाप करना आसान हो जाएगा, और जब वार्तालाप करना आसान हो जाएगा तो हमारे कई काम भी क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने का, यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने का भी छूट दे दी। 1830 के अंतर्गत जो होती है, कंपनी क्या करती है कि ईसाई मिशनरी जो है उनको कहती है कि तुम आओ और यहाँ पे जमीन और संपत्ति को कवर करो, साथ ही साथ अपनी तुम क्या करो, प्रचार प्रसारण भी करो। तो 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। 1850 ईस्वी में क्या करती है अंग्रेज, ईसाई मिशनरी के लिए कानून पारित कर देती है, और इस कानून में बताया जाता है कि आप तक ईसाई धर्म को आसानीपूर्वक अपना सकते हैं। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, देखिए कानून कैसे बना रहा है, लालच दे करके, यदि आप ईसाई धर्म को अपना लेते हैं तो आपकी जो पुरखों की जमीन जायदाद है वो आपको क्या कर दी जाएगी, पहले जैसा लौटा दिया जाएगा, और पुनः आप एक धन्य धान से परिपूर्ण इंडियन, मतलब ईसाई बन जाएंगे। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि वाह ये तो मज़ा आ गया, क्योंकि हमारी भारतीय जनता है, ठीक ना, उसको मैजिक होता है, लॉजिक का कोई ध्यान नहीं रहता, उसको मैजिक चाहता है हर काम में। तो बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज कंपनी तो बहुत हमारे ऊपर मेहरबान हो रही है, तो क्यों ना हम उसकी इस बात को मान लें। तो अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जैविक शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूद सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। अब किस प्रकार का बदलाव चाहते थे, ठीक ना, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं हम सैनिक विद्रोह। अब देखिए कैसे सैनिक विद्रोह होगी, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। जो सैनिक विद्रोह कर रहे थे, जो बर्मा नहीं चाहते थे, वही सैनिक कुछ किसान थे। किसान अपने घर वालों से आहत हुए, घर के लोगों को प्रताड़ित किया गया जिससे वो आहत हुए। तो ये सैनिक विद्रोह जो था यह धीरे धीरे जन विद्रोह हो गया। लोगों को लगा कि अब क्या करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज शासक हमारे साथ क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहा है। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। यदि जब आपको सत्ता का घमंड हो जाता है तो जो जनता फर्श से अर्श पर ले जाती है वह उतना ही तेज गिराने का भी काम करती है। यदि हम पतंग को उड़ाने का ताकत भी रखते हैं तो उसको ज़मीन पे गिराने की भी ताकत रखते हैं। ठीक वैसे ही जनता और प्रजा की, शासक और प्रजा के बीच की बात चल रही है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उनका सबका शत्रु क्या है, एक है, और वह है अंग्रेज, क्योंकि इससे किसान, आदिवासी, राजा, रानी, जनता, ये सारे लोग परेशान हैं। और इन सब का शत्रु परेशान करने वाला कीड़ा कौन है, तो वह कीड़ा जो है अंग्रेज है, जो इनको बार बार क्या कर रहा है, डंक कर रहा है।
इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इस स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। देखते हैं कि भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। 1857 में एक ऐसी स्थिति कंपनी जो होती है, एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि लगभग हमारे ऊपर जो है 100 साल तक शासन कर चुके थे और देखते देखते इस भारतीय जनता के अंतर्गत एक आक्रोश, विद्रोह, असंतोष की भावना जागृत हो गई थी, जिससे वह चाहते थे कि अब इसको क्या करना है, फतह दिलाना होगा। और 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया, जो फर्श से अर्श पे पहुंचाया। इस कंपनी को अब डर लगने लगा कि हमारी अस्तित्व क्या है, खतरे में है, कहीं हमें भागना ना पड़े। और इसकी शुरुआत होती है मेरठ के शुरू करके। सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। मतलब 1857 की जो क्रांति शुरू होती है वो कहाँ से होती है, मेरठ से होती है। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष हुआ, क्योंकि हमारी बस एक ही जात रह गई थी और वह जात थी कि हम क्या हैं, भारतीय हैं। तो जब तक हम टुकड़ों में बन रहे हैं तक हम विकास नहीं कर सकते। इसलिए उस समय सभी भारतीयों का एक ही जात थी, भारतीय। और भारतीय जो है ये सब लोग मिलकर क्या किए, उन अंग्रेजों का दमन कर रहे थे। बात करते हैं मेरठ से दिल्ली तक ये कैसे क्रांति फैली। बात है 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे की। मेरठ से अब दिल्ली की कहानी चल रही है। तो मार्च 29, 1857 में एक युवा सिपाही जिनका नाम मंगल पांडे था, वह मेरठ के बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। रीजन क्या था? क्योंकि बात जब जैसे ही पता चलती है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो इनको हथियार दे रखी है, जो इनको बंदूक दे रखी है, उस बंदूकों में जो गोली का यूज़ किया जा रहा है वह गाय और सूअर के चर्बी से बना हुआ है, जिसको दांत से खींच करके उनको इनफिल्ड करना पड़ता था और फिर फायर करना पड़ता था। चूँकि मंगल पांडे जो हैं, ये इनका धर्म मतलब जो है हिंदू समुदाय के अंतर्गत गाय को पवित्र माना गया और उस गाय की चर्बी से जो है बनाया जा रहा है, जिससे इनको भावनाएं आहत होती है। और उसी तरह मुस्लिमों समुदाय के अंतर्गत सूअर को हराम माना गया और सूअर की चर्बी से इनको भी था, क्योंकि सैनिक तो हिंदू मुस्लिम दोनों लोग थे, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की भावनाएं बहुत क्या होती है, तेज़ी से आहत होती है। इसकी वजह से मंगल पांडे विरोध करते हैं और मंगल पांडे जैसे ही विरोध करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है इनके ऊपर विभिन्न प्रकार का आरोप लगाती है और इनको फांसी पर लटका देती है। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। कुछ को लगता था कि उन कारतूसों पर ये लगा हुआ। 1885 सिपाहियों को नौकरी से क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है और उन अपने अफसरों को हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल की सज़ा दी जाती है। बात 9 मई 1857 की बात है। 9 मई 1857 में 85 सैनिकों को निकाला जाता है और साथ ही साथ उनको 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। देखिए कितने बेगुनाहों को कि भाई तुम सेना में शामिल हो तो जो हम कहेंगे वही करना होगा, चाहे तुम्हारी भावनाएं आहित हो, चाहे तुम्हारा धर्म नष्ट हो, चाहे तुम्हारी जाति नष्ट हो, तुम सैनिक हो तो सैनिक हो और हमारी हुक्म माननी पड़ेगी। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। वहीं मेरठ में तैनात अन्य सिपाही जो थे इन सारी क्रियाकलापों को देख रहे थे कि हमारे निर्दोष 85 सिपाहियों को 10 साल की सज़ा दी जाती है, 10-10 साल की सज़ा, तो हो ना हो हमारे ऊपर ये घटनाएं घटित हो सकती है। और 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर और वहाँ पर जितने भी हथियार बंद थे उन सभी हथियारों को लूट लेती है और सिपाहियों को आज़ाद करा दी जाती है और अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया जाता है। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। जो भी हमारे भारतीय सिपाही थे वह पूरी अंग्रेज़ों की बंदूक हथियार कब्जे में लेते हैं, अंग्रेज़ों की इमारत संपत्ति को आग के हवाले कर दिए।
अब यहाँ से जो होती है अंग्रेज भयभीत हो जाते हैं कि बाप रे बाप, ये तो हमारी सब संपत्ति को ये हमें नहीं छोड़े, हमको लतिया दिए, तो हम भारतीय हैं, जहाँ मौका मिलता ठीक ना उस मौके को जाने नहीं देते। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज के शासन को ख़त्म करने का आमादा थे। वह चाहते थे कि मेरी चाहे जान चली जाए, लेकिन हम इसको क्या करके रहेंगे, भगा करके ही रहेंगे। लेकिन बात यह थी कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा, क्योंकि अभी भारतीय सैनिक जो है सिर्फ इस बातों पे तुले हुए हैं कि हमें क्या करना है, भगाना है, अंग्रेज़ों को इस भारत से उखाड़ फेंकना है। लेकिन क्या भारतीय सैनिक, क्या अंग्रेज़ों की सेना में सिर्फ भारतीय सैनिक ही थे? क्या अंग्रेजी सेना नहीं थी? थी, लेकिन उनके ऊपर हमारी सेना जो थी मजबूत पड़ जाती थी, भारी पड़ जाती थी। तो बात यह थी कि यदि अंग्रेज़ को हम खदेड़ देते हैं तो हमारी सत्ता को, हमारे ऊपर शासन जो है कौन चलाएगा। तो सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया। वे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। वह चाहते थे कि मुग़ल बादशाह जो होंगे बहादुर शाह जफ़र, इन्हीं के ऊपर हम क्या करते हैं, राजा मान लेते हैं, और वही जो होंगे क्या करेंगे, सत्ता को चलाएंगे। मेरठ को सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात घोड़ों पर सवार होती है और सीधे दिल्ली पहुंच जाती है, क्योंकि उनको लाल किले में उनको रहना था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने पहले ही कह दिया था कि यदि इनकी मृत्यु हो जाती है तो लाल किले से निकाल कर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। तो वह दिल्ली पहुंच जाती है 10 मई को, और जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी। इन सेना को दिल्ली पहुंचने नहीं दिया जाता है। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए, ठीक ना। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। यहाँ पर भी जाते हैं 10 मई को, और यहाँ से हमारी भारतीय सैनिक जो होती है वहाँ पर क्या करती है, उनके पूरे हथियारों को लूटती है, अंग्रेज अफसरों को मारती है और इमारतों को आग लगाती है। विजयी सिपाही लाल किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। वे किससे मिलना चाहते थे? बादशाह। जब बादशाह से मिलना चाहते तो बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत में दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। बहादुर शाह जफ़र चाहते थे कि हम अमन से रहे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ मेरी दो हाथ हो, मेरी झगड़ा लड़ाइयाँ हो, ठीक ना, जिसमें प्रजा की जान जाए। ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते थे बादशाह बहादुर शाह जफ़र। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे कि नहीं, हमें मिलना ही है और मिल करके इनको बादशाह बनाना ही है। आखिर वह जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। अब देखते हैं कि यह बूढ़े बादशाह, मतलब यह बूढ़ा शेर, सिपाही की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को संघ बनाने का आह्वान किया। इस बूढ़े शेर के अंतर्गत जो होती है, एक बार फिर से अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं, और वही बूढ़ा शेर बहादुर शाह जफ़र इन सैनिकों की बात को मान लेते हैं और पूरे जितने भी देश भर के मुखिया थे, शासक को चिट्ठी लिख करके बोलते हैं कि तुम मैदान में क्या कर जाओ, उतर जाओ और मैदान फतेह कर दो, अंग्रेज़ों को क्या कर दो, हरा दो, धूल चटा दो। संघ बनने के लिए आह्वान कर दिया। बहादुर साहब के इस मात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आ गए। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर अपने इलाकों का शासन चाहते थे और छोटे छोटे नाम पर ठीक ना दबंगई कर रहे थे। तो इनको लगा कि क्यों ना हम चलें, और यदि सत्ता फिर आ जाती है मुग़लों की तो हमें तो क्या हो जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी, और हम और खुलेआम जो हैं क्या करेंगे, शासन करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो आधिपत्य से दोबारा अपने आप इलाकों को बेफिक्र होकर हम चलाने लगेंगे। अंग्रेज़ों को इस घटनाओं में उम्मीद नहीं थी। उनको लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय शांत हो जाएगी, लेकिन बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपने समर्थन दे दिया था और रातों रात बदल गई।
अक्सर ऐसा होता था कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उत्साह और साहस बढ़ जाता है। उस इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलती है। ये सारी चीज़ें जो थी, जब बहादुर शाह जफ़र मान लेते हैं तो प्रजा के अंतर्गत, सैनिकों के अंदर, किसानों के अंतर्गत, छोटे छोटे स्थानीय शासकों के अंतर्गत जो होती है एक उम्मीद जाग जाती है, और इसी उम्मीद से वह जो होते हैं निडर बन जाते हैं और इन अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं।